नेता से हम दुखी हैं जनता, और हमें नेता उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, चुन के हमारे बीच से जाते हैं, लेकिन जाने के बाद फिर वो बड़े हो जाते हैं और हम छोटे हो जाते हैं। तो जो योजना की जो नींव रखी जाती है ना, वो फिर नीचे से न रख के वो ऊपर से लाते हैं। मतलब मुझे भूख, अगर मुझे प्यास लगी है पानी की, तो वो दूध लेकर आते हैं, तो फिर दूध कोई क्यों पिएगा? तो जनता की जो भूख है ना, वो सबसे अहम चीज है, जिसके लिए गणतंत्र है, जिसके लिए संविधान है और जिसके लिए राजनेता है। क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते। आपने अभी कहा कि वो हमारे पिता हैं, माता पिता हैं, तो अगर माँ बाप ही कह दे कि बच्चा नाकारा है, तो फिर वैसे माँ बाप के संस्कार पे भी ऑब्जेक्शन होता है ना, कि आप किस तरह के संस्कारी हैं कि आप अपने बच्चे को कर्तव्य नहीं सिखा पाए। तो ये एक बहुत अहम बात है कि जो योजनाएं हैं, चाहे आज जैसे जस्टिस वर्मा का बात आया, क्यों आज उस दामिनी का दमन होने के बाद ही जस्टिस वर्मा का रिपोर्ट पे बात हुई? इससे पहले भी बलात्कार होते रहे हैं और सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उसको इतनी तवज्जो क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आज भाई साहब ने सही बोला कि जातों में बांट दिया, आरक्षणों में बांट दिया, तो आज महिला भी उनके लिए उपयोग की वस्तु हो गई। तो आज हमें किसकी मदद लेनी पड़ रही है? तो युवाओं की, नेता को छोड़ के। आज हमारे जयपुर में भी एक बच्ची है, वो अभी संविधान हमारा कहता है कि हम स्वतंत्र हैं अपने इलाज के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, और हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन आज वो बच्ची और उसका परिवार मुंह खोल के कह रहा है कि हमें दूसरे डॉक्टर से दिखाओ, तो अब वो कौन सा कर्तव्य पालन करेगी? और हमारा राज्य सरकार क्या कर रहा है? अभी यहीं पे इलाज कराओ। क्यों? आप ये इंतजार कर रहे हैं कि एक और दामिनी मरे? तो ये गणतंत्र में आप कैसे व्यवस्था ला रहे हैं जहां एक के बाद एक मौत होती जा रही है, और हम कह रहे हैं कि कर्तव्य पालन नहीं हो रहा है? तो एक बहुत बड़ी बात है कि कर्तव्य सिखाने वाले लोगों को भी ये समझना होगा कि हमारे बच्चे हमसे चाहते क्या हैं। चाहते क्या है? इनका कहना है कि अगर आप माता पिता बनना चाहते हैं तो बच्चे क्या चाहते हैं, ये भी सुनिए। सीधे आऊंगा संजय जी के पास। संजय जी, पहले मैं एक जवाब दे दूं बात का। मोहन जी ने बंगाल की बात कही, 40 साल बंगाल में ना तो कोई राजा बचे ना जमींदार बचे हैं। हमने जो संविधान में जो प्रावधान राज्य सरकार कर सकती थी, वो पूरे के पूरे वहां की मार्क्सवादी सरकार ने लागू करने की कोशिश की है। इसलिए बंगाल के शासन की तुलना बाकी राज्यों की शासन तुलना से ना करें तो बेहतर है, वरना उसके अलग से एक कार्यक्रम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने पूछा सुझाव की बात है। पहला मेरा सुझाव तो ये है कि ये जो कानून के शासन की आप बात कर रहे हैं, कर्तव्य अधिकार की बात कर रहे हैं, ये कानून का शासन वास्तव में कानून का शासन बने। अभी कैसा कानून का शासन है? नवरत्न कोठारी गिरफ्तार होते हैं तो सीधे जेल जाने के बजाय अस्पताल में भर्ती होते हैं। रायस मीणा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं तो बजाय जेल जाने के सीधे जो है अस्पताल पहुंचते हैं। हमारे 2 माननीय मंत्री महोदय जब एक बलात्कार कांड में, अत्याचार के कांड में पकड़े जाते हैं तो तुरंत बीमार हो जाते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी दर्द करने ले जाती है वो अस्पताल। और आम आदमी, वो जैसी बहन जी पीछे बता रही थी, वो बच्ची दवा इलाज के लिए, ये कानून का शासन नहीं है, ये लठ वाले का शासन है। जो पैसे वाला है, ताकतवर है, उसका शासन है। जब ये शासन बराबर का शासन होगा, हर आदमी का, खास और आम के लिए बराबर शासन होगा, तो वास्तव में ये मोहन जी जो बात करें कर्तव्यों की, पहले कर्तव्यों की शुरुआत मोहन जी करें। और मोहन जी और सत्ताधारी वर्ग में जो लोग हैं, जो संपन्न वर्ग है, शासक, वो अगर कर्तव्य निभाएगा तो जनता को कर्तव्यों को निर्वहन के लिए हम जो है ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आह्वान कर सकेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी लोकतंत्र हम जो है। चलिए कड़ेवा साहब, संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा आपका सुझाव क्या है? आपस में आप नया दिन, नया सवेरा, और नए गणतंत्र पे इसी आशा के साथ हैं कि आपस में हमारा भाईचारा बढ़ेगा, जात पात पर वोट नहीं पड़ेगा, और प्रगतिशीलता और विकास के नाम पे वोट पड़े। इसी से हमारे देश का और गणतंत्र का भला होगा। चारू जी, आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है? गणतंत्र का अर्थ यही है कि सबको विकास जो है समान रूप से करने का अवसर मिले, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी नींव है हम उसे मजबूत करें। और मेरा मानना है कि जिस दिन हम वोट देना सीख जाएंगे, उस दिन ये सब अनिश्चितताओं से दूर हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये हो गई है आज की तारीख में कि हमारी सरकार को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना पड़ रहा है, जो कि कल है 25 जनवरी। तो इस तरीके के कार्यक्रम जो है, अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट खुद ला रही है, जबकि ये तो हमारी स्वयं की आवश्यकता है। चलिए अनिल जी, संविधान जो बनाया गया है इस देश में, वो जनता के लिए बनाया गया है। तो अब ये इस देश में जनता को डिसाइड करना है कि वो अपनी वायदे, अपनी जरूरतों के किस पार्टी के थ्रू, किन प्रोग्रामों के थ्रू, किस विचारधारा के साथ जाएं। ये अब जनता को तय करना है कि कैसे लोगों को राज सत्ता में लेके आए। सलीम साहब, मैं आशावादी हूं और मैं समझता हूं कि हमारे देश में, हमारे देश के युवाओं में बड़ा पोटेंशियल है। और जो बदलाव इस वक्त हम देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी में,
उससे हमें लगता है कि हम इन जो कमियां जो हमारी 60 साल में रही हैं, इन कमियों को अब दूर करने का वक्त शायद आ गया है और नई पीढ़ी जरा हिम्मत के साथ इन कमियों को दूर करेगी। और वो दिन शायद ज़रूर आएगा जब हम ये कह सकेंगे कि एक रिक्शा चलाने वाला एक मामूली आदमी भी जो है हमारी असेंबली और पार्लियामेंट में जो है वो हमारा नुमाइंदा बन सकता है। क्योंकि ये बराबरी की जो बात संविधान में हमने कही है, सही माने में अभी बराबरी नहीं है। ये हर आदमी चुनाव लड़कर वहाँ नहीं पहुँच सकता है। दूसरी बात ये कि हम अपनी पार्टियों से भी ये बात कहना चाहते हैं कि वो बांटने वाला एजेंडा छोड़कर और वो बनाने वाला एजेंडा और इस देश को तरक्की की राहों पर बनाने वाला जो एजेंडा है, उस एजेंडा को लेकर जो है वो सामने आए। संविधान का जो मूल है उसको लेकर आगे बढ़े। बालेंदु, हमारे देश बहुत प्रगति की तरफ है, हमें बहुत आगे जाना है। मैं देश के सभी नागरिकों को, सभी युवा साथियों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी नेताओं को एक सुझाव के रूप में एक निवेदन करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम चिंता नहीं चिंतन करें, स्तुति नहीं प्रस्तुति करें और व्यथा नहीं देश को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें। चलिए मोहन जी। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे देश के नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं गणतंत्र दिवस के बाद में मिली है, स्वतंत्रता के बाद में मिली है। बहुत सारी मंजिलें हमें अभी दूर करनी है और बहुत सारी मंजिलों तक पहुंचना है। आम आदमी को रोटी पहुंचानी है, आम आदमी को मकान पहुंचाना है, आम आदमी को शिक्षा पहुंचानी है, स्वास्थ्य पहुंचाना है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल करके आगे कदम बढ़ाना होगा। जैसा भाई साहब ने कहा कि गरीब आदमी इलेक्टेड होकर आ जाएगा तो प्रजातंत्र हो जाएगा, तो मैं कहना चाहूँगा, भाई साहब जयपुर में रहते हैं, जयपुर के राजा भवानी सिंह को जनता ने हराया भी है, राजा को हराया है और रंक को जिताया है, गिरधारी लाल भार्गव को। तो प्रजातंत्र की बहुत अच्छी खूबी है हमारी, जिसमें बिरला जी भी हारे हैं चुनाव और कम्युनिस्ट पार्टी भी जीती है। कहीं कम्युनिस्टों का राज है, कहीं कांग्रेस का राज है, कहीं बीजेपी का राज है। ये भारत के प्रजातंत्र की बहुत बड़ी खूबी है। और हम आज यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेला शासन नहीं कर रही है, कंबाइन शासन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय एकात्मता का परिचायक है कि विभिन्न लोगों की आवाजें, विभिन्न भाषा भाषियों की, विभिन्न प्रांत भाषियों की, विभिन्न लोगों की आवाजें वहाँ पार्लियामेंट तक पहुँच रही है और पहुँचने के बाद में वो काम होता है। ये हमारे प्रजातंत्र की खूबी है। लेकिन उस खूबी को समझते हुए भी हमको अपनी आंतरिक कमजोरियों को समझना होगा। आज आंतरिक कमजोरियां हैं जो हमारी, उनको दूर करने का संकल्प हम सब लोगों को लेना होगा। ये तभी हमारा प्रजातंत्र ठीक ढंग से चलेगा। चलिए, जो बात यहाँ पर कुल मिलाकर निकल के आई कि लोकतंत्र ने बहुत मजबूती दी है, हम सबको अधिकार दिया है वोट का। कमियां बहुत होंगी, खामियां बहुत होंगी, लेकिन वो दूर करने की जिम्मेदारी सबकी है। सिर्फ आम आदमी की नहीं, सिर्फ राजनेताओं की नहीं, सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाओं की नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त करने का, इसमें विश्वास रखने का, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।